नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज से चंद साल कबल लाहौर के एक बहुत बड़े तालीमी अदारे की गर्ल्स ब्रांच में एक स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल ये था कि उस ब्रांच के अंदर एक मर्द उस्ताद पढ़ाने आता है और वो ख़वातीन से मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात करता है जो उनके लिए पूरे करना मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ, लालच और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो उनको ब्लैकमेल करता है। इस स्कैंडल को सामने लाने वालियों में से चंद एक जुर्रतमंद ख़वातीन थीं कि जिन्होंने अपने उस सारे के सारे कैरियर की और अपनी इज़्ज़त और नामूस की परवाह किए बगैर ये बात की। जिस वक्त ये बात सामने आई तो सबसे पहला मुतालबा जो हमने किया था कि अगर आपने एक ख़वातीन का कैंपस बना दिया है तो फिर मर्दों को उसकी हवा से भी दूर रखना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो चंद एक फ़ीमेल कैंपस खालिसतन औरतों के कैंपस बनाए गए हैं वो कारोबारी ज़रूरियात के हिसाब से बनाए गए हैं। बीकन हाउस, सिटी स्कूल या ग्रामर स्कूल ने अगर औरतों के यानी बच्चियों के खालिस कैंपस बनाए हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मार्केट के अंदर एक डिमांड मौजूद है जिसमें लोग समझते हैं कि हम अपनी बच्चियों को किसी मखलूत अदारे में नहीं भेजना चाहते, इसलिए उन्होंने बनाए। यही वजह है कि इनकी डिमांड भी ज़्यादा है और इसके हालात और वाक़यात के हिसाब से लोग समझते हैं कि यहाँ हमारी बच्चियाँ जो हैं वो किसी न किसी हद तक महफूज करार पाती। लेकिन उस पर एक बहुत शानदार किस्म की बहस शुरू हो गई और हमारे कुछ सेकुलर लिबरल हजरात जो हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की, क्योंकि हमने ये मुतालबा किया था कि इस मर्द की दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए और उन्होंने मर्द के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। लेकिन सेकुलर लिबरल हजरात ने कहा कि ये कौन सा उसका इलाज है ना, हम तो चाहते हैं कि ये अदारे ख़त्म हो जाएं और औरतों और मर्द दोनों जो हैं ये बराबर तालीम हासिल करें और एक साथ हों, और अगर कोई अदारा है भी है तो मर्दों का दाखिला की पाबंदी लगा के आपने तो ये तस्लीम कर लिया कि बुनियादी तौर पर मखलूत तालीम एक बहुत बड़ा ख़तरा है। गुज़श्ता तकरीबन 20-22 साल से मैं इस बात को ख़ास तौर पे लोगों के सामने पेश करता रहा हूँ कि मौजूदा तहज़ीब की तबाही की बुनियाद जो है वो मखलूत तालीम और ख़ास तौर पे मखलूत माशरा है। अक्सर औक़ात हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मखलूत माशरा तो गाँव में भी होता है, मखलूत माशरा तो बाकी जगहों पर भी होता है, जहाँ भी आप भी औरतें खेत में भी जाती हैं और पता नहीं क्या क्या कहाँ जाती हैं। लेकिन मैं उनसे हमेशा मेरी आर्गूमेंट ये होता है कि एक रूटीन के अंदर एक मखलूत माशरा जो है जिसके अंदर एक वॉच डॉग के तौर पे आपके बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग मौजूद हों, उस माशरे के अंदर और उस माशरे के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि जहां आप एक औरत को सेंटर स्टेज बनाते हैं और एक सिंबल बनाते हैं कि वो अपने आप की नुमाइश करे और उस नुमाइश से आप मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया बेचें। 1920 में सबसे पहले एक औरत को जब सिगरेट का इश्तिहार उसके हाथ में दिया गया और सिगरेट पकड़ाने के बाद उसको एक सिंबल बनाया गया कि चूंकि माशरे के अंदर बुरा समझा जाता है सिगरेट औरतों के लिए, तो तुम जब सिगरेट पीती हुई दिखाई दोगी तो तुम औरत जो है वो मर्द से आज़ादी हासिल कर लेगी। दूसरी बात ये थी कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा कि हम चूँकि डांस करते हैं, औरत मर्द जो हैं अगरचे की ज़ाहिर बात है दुनिया में हर माशरे के अंदर करते रहे हैं, लेकिन उन डांसेस के अंदर या उन रक़्स व सरूद के अंदर एक जिनसी तलफ़्फ़ुज़ कम और एक ख़ास तौर पे कल्चरल इवेंट बहुत होता था। जैसे हमारे यहाँ सदियों से मेहंदी के डांस होते रहते थे, लेकिन उसके अंदर से ये शिकायत कभी नहीं आती थी कि फ़लाँ मर्द जो है वो डांस करते करते उसके करीब आ गया और उसके करीब आते आते फिर उसके बाद उसको उठा के एक साइड रूम में ले गया और उस रूम के साथ बाकी सारे मामलात शुरू हुए। बेशुमार वाक़यात और किस्से ऐसे मिलते हैं कि जिसके अंदर कहा जाता है कि डांस करते करते मर्द करीब आया और औरत ने उसको पीछे धकेल दिया। स्टैनले वॉलपोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो किताब लिखी है उसमें नुसरत भुट्टो जो है उसने एक वाक़या लिखा है कि मैं एक जगह पे डांस कर रही थी, हवाले से वाक़या लिखा है कि डांस कर रही थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, तो उन्होंने उनके साथ डांस करना शुरू किया। तो उतने इंतहाई जब करीब हुआ तो नुसरत भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक थप्पड़ जड़ दिया
और वो कहती हैं कि इतना मुस्तकिल मिजाज था कि ये शायद बाहर जाके बैठ गया, और जब मैं बाहर निकलने लगी और मैंने सोचा कि मैं अब घर जाऊँ, तो इसने कहा मैं ड्रॉप यू, कि मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। और फिर इसी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से नुसरत भुट्टो जो है उन्होंने उनके इश्क की पासदारी की और उनसे शादी कर ली। लेकिन ये इवेंट्स जो थे ये इस माशरे के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बहुत आम थे, हो गए गुज़श्ता तकरीबन 100 साल के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी माशरा किसी न किसी हद तक इससे बचा हुआ था। ना हमारे यहाँ वैसे डांसिंग फ्लोर थे, ना हमारे यहाँ वैसी सूरत हाल थी। लेकिन 1920 के बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि तुम डांस करते हुए ज़रा सा तुम्हारी जो शलवार, सॉरी, वो जो लिबास होता है बड़ा शलवार टाइप, जो उस वक्त शलवार तो नहीं होती थी, लेकिन एक हेम लाइन होती थी कि आपने उसके घुटने भी नज़र ना आए, तो उसको ज़रा सा ऊंचा कर दिया कि तुम रॉक एंड रोल करो या जो कुछ भी हो, तो तुम्हारे थोड़े से वो पिंडलियाँ नज़र आएँ। अब पिंडलियों के साथ साथ फिर शायरी शुरू हुई, और फिर उसके साथ पिंडलियों के साथ साथ उसकी जिनसी तारीफ़ और सारी सूरत हाल जो है बनती चली गई। मुझे आज भी याद है सादत हसन मिंटो ने जिस वक़्त वो कृष्ण चंद्र के बारे में गुफ्तगू की है एक जगह, तो उसने कहा कि किश्ती में जा रहा था, तो उसके बाद उसको एक औरत की पिंडलियाँ नजर आईं, तो उसने कहा कि मुझे इससे एक जिनसी कशिश महसूस होती है, मेरा जी चाहता है मैं उसको काट लूँ। ये इस तरह का अदब क्रिएट किया गया। फिर उसके बाद एक और शनेल, एक बहुत बड़ा फ्रांस का सबसे अहम तरीन जो है फैशन डिज़ाइनर था, उसने कहा कि नहीं, तुम ये जो कुर्ता पहनते हो, जिसको पीछे बाकायदा आपने देखा होगा कसा जाता था बाद में, इसको ढीला रखो। तो वो ढीला रखते थे, तो फिर थोड़ा सा ऊंचा करते करते उसकी कमर को भी दिखाना शुरू किया, और उसके साथ साथ दीगर अज़ा को भी नुमायाँ करना शुरू कर दिया गया। 1920 बहुत अहम साल है इंसान को इस जिनसी तलज़्ज़ुज़ और जिनसी गंदगी के अंदर डालने का। फ्लोरिडा के साहलों पर एक दिन बहुत ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल थी, मौसम बहुत खूबसूरत था, तो अचानक लॉन्ग वीकेंड आ गया। तो उन्होंने सोचा कि हम किस तरह इस लॉन्ग वीकेंड पे लोगों को अपने पास रखें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि हम बिकनी सूट, जो तैराकी का सूट होता है, उस वक्त तैराकी तकरीबन सूट आ चुका हुआ था, औरतें जो थीं वो सिर्फ समुंदर के किनारे या छोटे कहीं पूल के अंदर वो तैराकी का सूट पहनते थे, लेकिन वो भी बिकनी ज़रा सी लंबी होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टांगें नज़र आती थी किसी औरत की, और बाकी ऊपर से पूरे का पूरा। तो उसके अंदर हम उनको ख़वातीन को तैराकी के सूट में कहेंगी कि आप तशरीफ़ ले आएँ, और जो आपसे खूबसूरत होगी हम उसको एक ताज पहनाएँगे। अब उन्होंने उसको ताज पहना दिया। अब जब ताज पहनाया तो पूरे अमेरिका के अंदर ये ख़बर जो है वो फैल गई कि ये मलका हुस्न है, जिसे कहते हैं कि आजकल दुनिया के अंदर जैसे कहा जाता है कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स। तो चूँकि अमेरिका ही उनके लिए दुनिया थी, तो उन्होंने उसको मिस वर्ल्ड का भी खिताब दे दिया, और कहा आइंदा साल हम फिर मिलेंगे, और तारीख तय हो गई। आइंदा साल जब लोग आए तो उसके बाद पूरा का पूरा प्रेस पहुंच गया। 1921 था, हालात बेहतर हो रहे थे, मीडिया आ रहा था। उन्होंने उसका इंटरव्यू किया। उसने कहा आप क्या करती हैं? उसने कहा मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। उसने कहा अच्छा आपके बच्चे भी हैं? उसने कहा हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। तो सारा रोमांस ख़त्म हो गया, और फिर उसके साथ कवानीन तय हुए कि कोई उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, उसकी किसी किस्म के बच्चे नहीं होने चाहिए, और फिर उसके बाद तय हुआ कि उसके जिस्म का साइज़ नाप तोल कैसे होने चाहिए। 20 साल तक उसको कहा गया कि तुम प्लम्पिश, यानी तुम ज़रा सी नरम और नाजुक के साथ साथ तुम भरी भरी न होगी तो तुम खूबसूरत नज़र आओगी। फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, ये तो टैन औरत भी अच्छी होती है, तो उन्होंने कहा कि टैन औरत अच्छी नज़र आएगी तो अच्छा होता है। फिर सोचा गया कि नहीं, साइज़ 0 यानी बिल्कुल पतली मुननी किस्म की होगी, और वो उसका राज होता रहा। हर 20 साल के बाद इस औरत को ख़ास तौर पे उस सेंटर स्टेज पे लाया गया, और उसको कहा गया कि तुम दुनिया के एक मंजूर नज़र और मलकाए हुस्न हो, और उसके पीछे सारी दुनिया की इंडस्ट्री को घुमाया गया, जिसे हम फैशन इंडस्ट्री कहते हैं। अक्सर मैंने इसकी मिसाल दी है कि सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जिस साल भारत में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बने थी, भारत में सिर्फ़ और सिर्फ 50 प्लास्टिक सर्जन थे जो एक्सीडेंट के मामले में अगर कोई मसला हो जाता था, किसी को कट लग जाता था, तो उसका इलाज करते थे। लेकिन इस वक्त तकरीबन 60,000 से भी ज़्यादा, बल्कि बाद लोग कहते हैं 70,000 से भी ज़्यादा प्लास्टिक सर्जन हैं, जो आम औरत को भी मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन्स के ज़रिए या उनके ऑपरेशन के ज़रिए खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कम से कम बूटक्स का है कि आप यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे आपकी झुर्रियाँ कम हो जाती हैं, माथे पे लगाते हैं झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो यूँ
दुनिया, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने तकरीबन $150 बिलियन की एक इंडस्ट्री कायम कर रखी। इस इंडस्ट्री की बुनियादी तौर पर मखलूत ज़रिया तालीम है। आपको शायद याद ना हो कि 1924 से पहले बरतानिया के अंदर ख़वातीन के और मर्दों के अदारे बिल्कुल अलग होते थे, बल्कि ऑक्सफोर्ड में औरतों का दाखिला मना था, उन्हें 1924 में दाखिले की इजाज़त दी गई। और ऑक्सफोर्ड में आज भी आपने एक ब्रिज देखा होगा, उसमें एक तरफ गर्ल्स कॉलेज है और एक तरफ फीमेल कॉलेज है, और वहाँ गर्ल्स कॉलेज अलहदा है और फीमेल कॉलेज अलहदा है, मेल कॉलेज अलहदा है। लेकिन उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे 1920 में वोट देने का इख्तियार हासिल हुआ और उसके पास औरत को जब दरमियान में लाया गया तो उस सारे माशरे को उन्होंने तबाह कर दिया। आज का जो बहावलपुर का वाक़या है, ये उस जौहर टाउन के उस स्कूल के वाक़े से खौफनाक हद तक बहुत बड़ा है, चीखमधाड़। मैं इस वाक़े में जाना नहीं चाहता इसके डिटेल में कि एक सिक्योरिटी अफसर था, वो सिक्योरिटी कैमरों से कुछ बच्चियों की तस्वीरें लेता था और उस कैमरे को जो थे वो एक बहुत बड़े पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर के बेटे के हवाले करता था और फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता था, क्योंकि ये बातें जो है तफ्तीश तलब हैं। लेकिन एक पूरे मुल्क के अंदर एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई कि हम इस आग के अलाव पे जब औरतों को भेज रहे हैं, वहाँ बैठ के असल में वो औरत समझती है, लड़की समझती है कि मैं इस माशरे के अंदर जो चाहे खुल खेल सकती हूँ। और फिर उसके साथ साथ जो रोमांटिक स्टोरीज़ उनको पढ़ाई जाती हैं, जो रोमांटिक माहौल उसको दिखाया जाता है, जिस किस्म की कहानियाँ वो पढ़ते हैं, आप सोचें कि मिनटों की जो कहानियाँ वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, उन कहानियों को पढ़ने के बाद एक आदमी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जो हिजान पैदा होता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया पूरी के अंदर इसका नतीजे में जो तबाही आई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी 2-3 वजूहात में आपके सामने, 2-3 नताइज आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो एक है कि आपने कहा कि नहीं, अब 3-4 चीज़ें हम करते हैं, औरतों मर्दों को इकट्ठा तो कर लिया, अब ये इनको हम कम से कम और कुछ नहीं तो इनको फौरी तौर पे, चूँकि जिन्स पे ये कंट्रोल नहीं, तो हम इनकी शादियों पे पाबंदी लगा देते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, बाकी जगहों पे उन्होंने शादी की उम्र मुकर्रर कर दी। हमारे यहाँ भी शादी की उम्र मुकर्रर कर दी गई है और कहा जाता है कि एक नेचुरल अर्ज है, इसको इतनी देर तक पोस्टपोन कर दो। इस्लाम तो कहता है कि जब आपकी बलूगत हो जाए तो आप जिस तरह खाना खाते हैं, जिस तरह पानी पीते हैं, जिस तरह रात की नींद पूरी करते हैं, वैसे ये अर्ज अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो आप वही करेंगे कि अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप कूड़ा करकट उठा के खाएंगे, और यहाँ नहीं कर आपको भूख पूरी नहीं होती तो आप ज़ना करेंगे। कूड़ा ज़ना और इस्लाम के अंदर कूड़ा करकट एक ही बराबर, बल्कि उससे गंदी चीज़। तो हुआ ये कि पाबंदी तो लग गई, लेकिन हर साल 10 लाख अमरीकी औरतें, सिर्फ अमेरिका में बच्चियाँ, टीन एज बच्चियाँ 13 साल से लेके 19 साल तक जो हैं वो क्या करती हैं, वो माँ बनती हैं और 10 लाख हरामी बच्चे जन्म देती हैं। आप सोचें कि जिस मुल्क के अंदर हर साल 1 मिलियन ऐसे बच्चे पैदा हों जिनके बाप का ना पता हो, जो आउट ऑफ द वेडलॉक हो, जब आपका पता भी हो तो इस तरह हो कि उसको माशरती सैंक्शन मौजूद ना हो, तो आप क्या करें। इससे ज़्यादा बुरा हाल जो है वो यूरोप का है कि वहाँ भी यही सूरत हाल जो है होती है। उसके बाद 1958 के अंदर एक और खौफनाक चीज़ आई थी जिसे पिल रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी अगर आप एक ज़माने के अंदर मनसूबाबंदी करते थे तो आप एक मेल कंट्रासेप्टर इस्तेमाल करते थे जिसे कॉन्डम्स कहते थे, लेकिन जब वो पिल ईजाद हुआ तो उसने पूरे इस गुनाह को औरत के हाथ में दे दिया और औरत ने उसको इस तरह खामोशी के साथ इस्तेमाल किया कि कुछ पता ही नहीं चलता था कि आप एक आदमी 10-10 साल गुजार सकता है और उसके औलाद नहीं होती। और उसके साथ ये होता था कि रिलेशनशिप की इनफर्टिलिटी जो है, एक दूसरे को धोखा जो है वो बहुत आम हो गया, क्योंकि अंदाज़ा ही नहीं होता था कि कौन औरत जो है उस गोली को खा के आई है और कौन औरत गोली खा के नहीं आई, और जो गोली खाने के बाद क्या वो खामन से वफादार रहेगी या खामन जो है वो अपनी महबूबा से नहीं कहेगा कि गोली खाई जाए। उससे एक नुकसान ये हुआ कि इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके अंदर आबादी की शरह इस हद तक कम हो गई है कि अगर वो बाहर से लोगों को ना बुलाएं तो उनकी सर्विसेज को मेंटेन करने वाला नहीं है। इनमें से मेजॉरिटी जो है वो यूरोप में है और एक उनमें से जापान भी शामिल है। स्पेन जैसा मुल्क जो है या जर्मनी जैसा मुल्क जो है, सारे ममालिक, ये वो ऐसा गलाज़तनामा है
को जो हम खुद अपने हाथों से तहरीर कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हम नहीं चाहते कि किसी तौर पर भी औरत और मर्द अलहदा तालीम हासिल ना करें। वो बेशक भले उनकी वीडियोस बने, बेशक भले वो अगवा होती रहें, बेशक टीचर्स जो हैं उनको ब्लैकमेल करके, उनके साथ गलत कारियाँ करके उनको नंबर दें, उनको इम्तिहानात में पास करें, आपको कोई परवाह नहीं। सारा सेकुलर लिबरल जो है इस बात पे है, ख़बरदार इनको अलहदा मत करना, वरना तहरीक और तहज़ीब ख़त्म हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं आज भी कहता हूँ, आप पाकिस्तान में किसी भी औरत से जाके पूछ लें, क्या वो सिर्फ़ औरतों के अंदर बैठी हुई ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती है, ज़्यादा पुरसकून फ़ील करती है, ज़्यादा आज़ादाना तरीके से बात कर सकती है, जब वो मर्द और औरत जब आपस में मौजूद होते हैं तो बात करते हैं, वो यकीनन कहेगी कि मैं औरतों के दरमियान मौजूद हूँ तो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। आज आपने अभी भी इस माशरे को दुरुस्त करना है तो वाकई सिर्फ़ आपको पाकिस्तान के अंदर कम से कम मखलूत तालीम को अलहदा कर देना चाहिए। इतने बड़े बड़े अदारे हैं, 500 अदारे हैं, अगर 500 में से 250 अगर फ़ीमेल कैंपस बना लें और 250 मेल कैंपस बना लें तो ये घंटे की बात लगती है, लेकिन हम शायद नहीं करेंगे। हम वापस नहीं जाना चाहते, हम गंदगी के ढेर में फंस चुके हुए हैं। हमारा मामला वही है कि जो एक मशहूर लखनऊ के शायर का है कि लड्डू में मज़ा है न वो पेड़े में मज़ा है, जो हज़रत खुजली के खुजाने में मज़ा है। हमें खुजली की आदत पड़ गई है, हमें उसी का मज़ा है। हमने सेहत का मज़ा न चखा है न चखना चाहते हैं।